बेटों ने धोखे से संपत्ति के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और पिता को बेदखल करने की तैयारी कर ली। उन्हें लगा कि अब वो इस पुश्तैनी बाग के मालिक बन गए हैं, लेकिन असली खेल तो पिता ने खामोशी से बहुत पहले ही रच दिया था। रात का तीसरा पहर था। मलिहाबाद की उस पुरानी हवेली के दालान में सन्नाटा पसरा था। बाहर के आम के बाग से झिंगूरों की आवाजें आ रही थी और मैं अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठा था। नींद मेरी आंखों से कई रातों पहले ही विदा ले चुकी थी। मेरे हाथों में एक कागज था जिसे मैं लालटेन की मध्यम रोशनी में बार बार देख रहा था। यह वो कागज नहीं था जो मेरे बेटों ने मुझे दिखाया था। यह वो कागज था जिसने मेरे जीवन के 60 सालों की तपस्या का मोल तय कर दिया था। मेरे कानों में अब भी मेरे बड़े बेटे प्रकाश के वो शब्द गूंज रहे थे जो उसने चंद घंटे पहले छत पर अपने छोटे भाई विकास से कहे थे। उसने कहा था कि बुढ़े को अगले हफ्ते शहर के उस सस्ते आश्रम में छोड़ आएंगे और बाग की जमीन सेठ गिरधर को सौंप देंगे। जब इंसान अपने ही खून से धोखा खाता है तो वो रोता नहीं है, उसके भीतर का शोर एकदम शांत हो जाता है। एक ऐसी गहरी खामोशी छा जाती है जिसमें उसे अपने अतीत की हर एक भूल साफ साफ दिखाई देने लगती है। मेरा नाम दीनानाथ त्रिपाठी है। मलिहाबाद में मेरे पास 45 बीघा आम का बाग है। यह बाग मुझे विरासत में नहीं मिला था। मैंने और मेरी पत्नी कल्याणी ने अपनी जवानी का एक एक कतरा इस मिट्टी में सींचा था। जब हम यहाँ आए थे तो यह बंजर जमीन थी। कल्याणी कुएं से पानी खींचती थी और मैं कुदाल चलाता था। हमारे हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन जब पहली बार मलिहाबादी दशहरी की खुशबू इस बाग से उठी तो लगा जैसे हमारी तपस्या पूरी हो गई। कल्याणी मुझे छोड़कर 10 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई। उसके जाने के बाद यह बाग ही मेरी दुनिया बन गया। मेरे दो बेटे हैं, प्रकाश और विकास। दोनों को पढ़ाने लिखाने में मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी। जब प्रकाश ने कहा कि उसे शहर जाकर व्यापार करना है तो मैंने बाग का एक हिस्सा गिरवी रखकर उसे पैसे दिए। जब विकास ने कहा कि उसे विदेश जाना है तो मैंने कल्याणी के आभूषण बेच दिए। दोनों अपने अपने जीवन में रम गए। शहर में उन्होंने अपने बड़े घर बना लिए। उनकी पत्नियां स्नेहा और रागिनी कभी कभार त्योहारों पर आती थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ से ताजे आम और घी के डिब्बे शहर ले जा सके। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। एक पिता तो यही चाहता है कि उसके बच्चे फले फूले, लेकिन 4 महीने पहले सब कुछ बदलने लगा। अगर आप इस कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वर्मा स्टोरीज पर हम ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियाँ लाते हैं जो आपके दिल को छू ले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस हिस्से से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। आपका जुड़ाव ही हमारी ताकत है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 4 महीने पहले अचानक प्रकाश और विकास अपने पूरे परिवार के साथ हवेली आ गए। जो बहुएं कभी रसोई के धुएं से घबराती थी वो अचानक मेरे लिए गाजर का हलवा बनाने लगी। जो बेटे साल में एक बार फोन करते थे वे अचानक मेरे पैरों के पैरों में तेल की मालिश करने लगे। विकास कहता, पिताजी आपने बहुत कष्ट सहे हैं, अब आराम करने का समय आ गया है। प्रकाश कहता, बाबूजी हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शहर चलें, यहाँ अकेले इस बाग में आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मुझे लगा कि शायद उम्र के इस पड़ाव में मेरे बच्चों की मेरी अहमियत समझ आ गई है। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई कि मेरे बेटे मुझे अपने साथ रखने आए हैं, लेकिन मेरी यह खुशी एक भ्रम थी। मीठे शब्दों के पीछे छिपे जहर को पहचानने में मैं थोड़ा कच्चा रह गया। कुछ दिन बाद प्रकाश एक दिन मेरे पास कुछ दस्तावेज लेकर आया। उसने कहा, बाबूजी शहर में आपके इलाज और बीमा के लिए एक बड़ा अस्पताल है। वहाँ की सदस्यता के लिए आपके हस्ताक्षर चाहिए। और हाँ, बाग की देखरेख के लिए हमने एक कंपनी से बात की है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप बस इन कागजों पर अंगूठा लगा दीजिए। मेरी आंखें कमजोर हो चली थी। मैंने बिना कुछ पढ़े बिना कुछ सोचे उस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अंगूठा लगा दिया। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो उसके लाए कागज पर शक कैसे करता, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मुझे प्यास लगी और मैं पानी लेने के लिए रसोई की तरफ गया। रसोई के पास ही छत पर जाने वाली सीढ़ियां थी। वहां से मुझे प्रकाश और विकास की आवाजें सुनाई दी। अरे भाई बहुत आसान है, बुढ़े ने तो बिना पढ़े ही पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत कर दिए, प्रकाश हंसते हुए कह रहा था। विकास ने उत्तर दिया, अब बस सेठ गिरधर से बात पक्की करनी है। 2.5 करोड़ में सौदा हुआ है। जमीन पर वो बड़ा होटल बनाएगा। और बाबूजी का क्या? शहर के बाहर जो शांति धाम आश्रम है वहां महीने का 3,000 लगता है, वहीं छोड़ आएंगे। कह देंगे कि शहर में आबो हवा उन्हें रास नहीं आ रही। वह रात मेरे जीवन की सबसे लंबी रात थी।
मैं रसोई के दरवाजे पर ही जम गया। मेरे पाँव पत्थर के हो गए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में एक खंजर उतार कर उसे 2 बार घुमा दिया हो। वो मेरे बाग को, कल्याणी की आखिरी निशानी को एक होटल वाले को बेचना चाहते थे और मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे। मैं लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में आया। मैं रोया नहीं। मुझे बस एक ही बात समझ में आई कि एक पिता अपने बच्चों के लिए अपनी जान निकाल कर रख सकता है, लेकिन जब वही बच्चे उस पिता की आत्मा का सौदा करने पर उतर आए तो पिता को अपना कर्तव्य बदलना पड़ता है। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह उठा। मैंने दातून की, चाय पी और बहुओं से कहा कि हलवा बहुत स्वादिष्ट था। मेरे चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। बेटों ने कहा कि वे शहर जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम है। मैं जानता था कि वो सेठ गिरधर से मिलने जा रहे हैं। उनके जाते ही मैंने अपनी भतीजी मीरा को बुलवाया। मीरा मेरी छोटी बहन की बेटी है। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे तो कल्याणी ने ही उसे पाला था। वह पास के ही एक गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। मैंने मीरा से कहा कि मुझे शहर के सबसे पुराने वकील शिव शंकर जी के पास ले चले। शिव शंकर जी मेरे पुराने मित्र थे। मैंने उनके सामने जाकर सारी बात कह दी। शिव शंकर जी ने वो सारे कागज देखे जो मैंने चोरी छिपे प्रकाश के कमरे से निकाल लिए थे। वो कागज पावर ऑफ अटॉर्नी के थे। शिव शंकर जी ने गहरी सांस ली और कहा, दीननाथ, तुम्हारे बेटों ने बहुत सातिर चाल चली है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कानून और बाप से बड़ा कोई नहीं होता। तुमने उन्हें जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो तभी तक मान्य है जब तक संपत्ति तुम्हारे नाम है। मैंने पूछा, तो अब क्या करना होगा? उन्होंने कहा, हम आज ही इस पूरे बाग और हवेली को एक न्यास यानी ट्रस्ट में बदल देंगे। इस न्यास का नाम होगा कल्याणी स्मृति न्यास। यह न्यास गांव के करीब गरीब किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेगा और इसकी मुख्य संचालक होगी तुम्हारी भतीजी मीरा। जब संपत्ति तुम्हारी रहेगी ही नहीं तो तुम्हारे बेटों के पास बेचने का कोई अधिकार ही नहीं बचेगा। मैंने बिना एक पल गंवाए हाँ कर दी। अगले 3 दिनों तक मैं और मीरा चुपचाप कचहरी जाते रहे। रजिस्ट्रार के दफ्तर में सरकारी स्टाम्प पर लिखा पड़ी हुई, गवाहों के हस्ताक्षर हुए और देखते ही देखते 45 बीघा का वो बाग और हवेली कानूनी तौर पर कल्याणी स्मृति न्यास की संपत्ति बन गई। मेरे बेटे को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप दीनानाथ जी की जगह होते तो क्या आप भी अपनी जिंदगी भर की कमाई ऐसे ही दान कर देते या अपने बेटों से लड़ाई करते? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब आता है वो दिन जब प्रकाश और विकास सेठ गिरधर को लेकर हवेली पहुंचे। सेठ जी बड़ी सी गाड़ी में आए थे। बहुओं ने उनके लिए नाश्ता लगाया। प्रकाश ने एक बड़ा सा ब्रीफकेस मेज पर रखा जिसमें शायद पेशगी की रकम थी। प्रकाश मेरे पास आया और बड़े मीठे स्वर में बोला, बाबूजी, सेठ जी को बाग बहुत पसंद आया है। बस अंतिम कागजात तैयार है। आप आराम से शहर चलेंगे हमारे साथ। हमने आपके लिए एक बहुत बढ़िया जगह देखी है। मैंने अपनी कुर्सी से उठकर सेठ गिरधर की ओर देखा। मेरी आवाज में कोई कंपन नहीं था। मैंने कहा, सेठ जी, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन शायद सौदा करने से पहले आपने जमीन के कागजात ठीक से नहीं जांचे। प्रकाश झल्ला कर बोला, बाबूजी, आप बीच में मत बोलिए। मैंने सारे कागज तैयार कर लिए हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पर है। तभी दरवाजे से वकील शिव शंकर जी और मीरा अंदर आए। शिव शंकर जी ने सेठ गिरधर की ओर एक सरकारी लिफाफा बढ़ाया। शिव शंकर जी ने भारी आवाज में कहा, सेठ जी, आप जिस जमीन को खरीदने का सपना देख रहे हैं वो अब किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। 12 तारीख को ही यह पूरी संपत्ति कल्याणी स्मृति न्यास के नाम हो चुकी है। दीनानाथ जी अब इस संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक साधारण सदस्य हैं। प्रकाश के पास जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो अब महज रद्दी का एक टुकड़ा है। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने हवा ही खींच ली हो। प्रकाश और विकास के चेहरों का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उनके चेहरे पर कालिक पोत दी हो। सेठ गिरधर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने प्रकाश का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाए, तुमने मुझसे धोखा किया है। 25 लाख की पेशगी ली है तुमने मुझसे। अगर कल सुबह तक मेरे पैसे सूद समेत वापस नहीं मिले तो मैं तुम दोनों को जालसाजी के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। सेठ गिरधर अपना ब्रीफकेस लेकर वहां से चले गए। प्रकाश मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखों में अब कोई झूठा प्यार नहीं था बल्कि नफरत थी। उसने चीखते हुए कहा, यह क्या किया आपने? अपने ही बेटों को सड़क पर ला दिया, अपना खून पसीना उस अनाथ मीरा के नाम कर दिया। मैंने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, खून पसीना तो मैंने इस मिट्टी में बहाया था। तुम तो सिर्फ उस पसीने की फसल काटने आए थे। मैंने तुम्हें सड़क पर नहीं लाया। तुमने खुद अपने लालच का रास्ता चुना है। तुम मुझे वृद्धाश्रम भेजने वाले थे ना। अब तुम आजाद हो। जाओ अपने शहर और जो 25 लाख तुमने सेठ से लिए हैं वो अपना घर बेच कर चुकाओ। इस हवेली के दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। बहुएं रोने लगी। विकास मेरे पैरों में गिर पड़ा। लेकिन उस दिन मेरे अंदर का वो कमजोर पिता मर चुका था। मैं अपने पैर पीछे खींच लिए। मैंने कहा,
अब यहाँ कोई ड्रामा नहीं चलेगा। तुम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाऊंगा। उन्हें जाना पड़ा, खाली हाथ, सिर झुकाए हुए। जिस गुरूर के साथ वो आए थे, वो गुरूर मलिहाबाद की धूल में मिल गया था। आज इस घटना को बीते हुए 1 साल हो गया है। मैं आज भी उसी पुरानी हवेली में रहता हूँ, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। बाग के एक हिस्से में हमने एक छोटा सा स्कूल खोल दिया है। गाँव के गरीब बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। मीरा उस स्कूल की देखरेख करती है। जब वो बच्चे मुझे दादू कहकर बुलाते हैं, तो मुझे लगता है जैसे कल्याणी मेरे आसपास ही कहीं मुस्कुरा रही है। प्रकाश और विकास शहर में कर्ज में डूबे हैं। उनका बड़ा घर सेठ गिरधर ने नीलाम करवा दिया। वो अब किराए के मकान में रहते हैं। मुझे उनका कोई दुख नहीं है। हर कर्म का फल इंसान को यही भुगतना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, लेकिन सच कहूं तो मैंने कुछ नहीं खोया। मैंने तो बस उस कचरे को अपने जीवन से बाहर निकाला, जो मेरे सुकून को दीमक की तरह खा रहा था। आज जब मैं बाग में टहलता हूँ, तो आम की खुशबू मुझे और भी मीठी लगती है, क्योंकि अब उसमें किसी के लालच की बदबू नहीं है। अगर आपको दीनानाथ जी की यह कहानी सचमुच पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता कौन सा बूढ़ा पिता इस कहानी को सुनकर हिम्मत जुटा ले और अपने हक के लिए खड़ा हो जाए। आज इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लाल बटन जरूर दबाएं। मैं विवेक वर्मा मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का सम्मान करें। धन्यवाद।